हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा डिस्काउंट एंड कमीशन जो चैप्टर 9 है वो हमने स्टार्ट किया था। तो उसका जो है जो कमीशन और रिबेट ये जो टॉपिक है 9.2 प्रैक्टिस सेट के लिए, तो वो हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा टॉपिक है कमीशन एंड रिबेट। तो कमीशन होता क्या है, ठीक है, ये बहुत डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। बस आप छोटे हो तो इतना आपको फैमिलियर नहीं होगा ये वर्ड, लेकिन कमीशन जो है बड़े जो रहते हैं आपके पेरेंट्स वगैरह या फिर कोई भी, तो वो कमीशन यूज़ करते हैं रेगुलरली, या फिर उनको मालूम रहता है कि कमीशन होता क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें मैं एग्जांपल देकर बताती हूँ कि कमीशन यूज़ कहाँ पे होता है। मान लेते हैं कि आपको एक घर सेल करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, शायद फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको टॉपिक में भी बताया था कि कमीशन होता क्या है, लेकिन ये इस टॉपिक में मैं फिर से बताती हूँ आपको। ठीक है, तो कमीशन में मान लेते हैं कि एक घर है, ठीक है, तब हमने एक ही साइड से कमीशन बोला था। अभी इस टॉपिक में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, एक घर है, तो वो आपको सेल करना है। ठीक है, अभी वो सेल करना है तो आप खुद से तो हर एक को पूछ नहीं सकते कि हमारा घर सेल करना है तो आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो जो खरीदने वाले होते हैं वो प्रॉपर्ली क्या करते हैं, ब्रोकर के पास जाते हैं। ब्रोकर एक वर्ड यूज होता होगा, ठीक है, आपने कभी सुना होगा। तो ब्रोकर एक वर्ड यूज किया जाता है कि वो ब्रोकर क्या करता है, कस्टमर्स लेके आता है आपके फ्लैट को बेचने के लिए। तो अभी आप अगर ब्रोकर के पास जाओगे तो वो क्या बोलेगा आपको, ठीक है, मैं आपका जो फ्लैट है वो मतलब कस्टमर लेके आया तो आपके फ्लैट के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका प्राइस डिसाइड होगा उसका मुझे 1% चाहिए। ठीक है, तो ये परसेंटेज में भी होता है या फिर वैल्यू में भी होता है। वो तो ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकरेज जो वैल्यू रहता है वो लेता है। तो अभी ये क्या हो गया कि आपको फ्लैट सेल करना है, इसलिए आपने उसको दिया। ठीक है, उसके लिए मतलब जो भी क्या रहता है ना कि जो लेने वाला रहता है, ठीक है, उसको भी मालूम नहीं रहता है कि कहाँ कहाँ पे अच्छे अच्छे फ्लैट्स है। ठीक है, वो क्या बोलेगा कि मुझे पुराना फ्लैट चाहिए, आपके मतलब आपको जितने भी मालूम हो मुझे दिखा दो, और फिर उसमें से आप चॉइस करेंगे। ठीक है, तो फिर ब्रोकर क्या बोलेगा, ठीक है, मैं आपको इतने इतने फ्लैट्स दिखा देता हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो आप क्या करो, मुझे 1% उसका दे दो। ठीक है, तो वो क्या रहता है, उसके ब्रोकरेज चार्जेस रहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला कि एक घर है, तो जो सेलर है, ठीक है, सेलर मतलब कौन, जिसका घर है, वो भी क्या करेगा, ब्रोकर को पैसे देगा वो घर बेचने के लिए, और जो खरीददार है, जो खरीदने वाला है घर, तो वो भी क्या करेगा, 1% या फिर जो भी डिसाइडेड प्राइस रहेगा वो ब्रोकर को देगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये घर है, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ये ब्रोकर है। ठीक है, ये ब्रोकर है, यहाँ पे क्या है, सेलर है, मतलब जिसका ये घर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बायर है, तो ये क्या करेगा, इसको खरीदेगा। तो ये भी क्या करेगा, इसको 1% देगा। ठीक है, और ये सेलर भी क्या करेगा, 1% देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो घर बेचना था वो उसने कस्टमर लाया। ठीक है, किसने, ब्रोकर ने लाया, और जो बायर था उसने क्या किया, घर दिखाया, जो उसको चाहिए था वो घर दिखाया। ठीक है, और उसको वो पसंद आया, तो वो ब्रोकर थ्रू काम हुआ। ठीक है, ब्रोकर के कॉन्टैक्ट्स थे, ब्रोकर की मेहनत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कमीशन होता है, ये 1% जो लेता है, या फिर ये जो कॉस्ट रहती है जो ब्रोकर लेता है, तो वो क्या रहता है, हमारा कमीशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये दोनों साइड से कमीशन ले रहा है। ठीक है, एक साइड से भी ले रहा है, दूसरे साइड से भी ले रहा है। और दूसरा क्या रहता है, अभी ये तो दो साइड से हो गया, दो साइड से हमने क्या किया, कमीशन दिया उसको। अभी दूसरा वाला क्या रहता है, मान लेते हैं एक कंपनी है। ठीक है, ये एक कंपनी है, तो ये कंपनी किसकी है, मान लेते हैं कि ठीक है, बिस्किट्स की ये कंपनी है। ठीक है, तो ये बिस्किट क्या करता है, कंपनी वाला खुद जाके दुकान में बैठता है क्या, आप जब गुड्डे लेने जाते हो या फिर पार्ले जी लेने जाते हो दुकान में, तो वो पार्ले जी की उसकी क्या कंपनी रहती है क्या, या फिर गुड्डे की कुछ कंपनी रहती है क्या, नहीं रहती है। ठीक है, पार्ले जी कुछ अलग कंपनी रहती है, वो क्या करता है, बस वो शॉप में वो उनको बेचता है। ठीक है, लेकिन ये कंपनी वाला हर एक शॉप में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ आदमी हायर करने पड़ेंगे। हायर मतलब क्या, कि उनको काम देना पड़ेगा कि भाई मेरे इतने इतने बिस्किट की मत के पैकेट, तो ये क्या करो, आप सेल कर दो। ठीक है, तो ये क्या, बीच में जो आदमी रहेगा कंपनी का, तो ये क्या रहेगा, जो बेचेगा शॉपकीपर को। ठीक है, शॉपकीपर के पास जाएगा और ये इसको बेचेगा। ठीक है, ये सेल करेगा, ये क्या करेगा, मीडिएटर का काम करेगा, कि ये क्या लेगा, कंपनी से बिस्किट्स लेगा और वो जाके शॉपकीपर को देगा कि ये इतने इतने बिस्किट्स मेरे पास है, तो आप ले लो। ठीक है, डिस्काउंट में देगा, या फिर जो है बल्क में लेते हैं तब, तो वो उसको डिस्काउंट में मिलेगा। शॉपकीपर को इतने सारे लेते हैं, हम लोग तो एक या दो पैकेट लेते हैं, लेकिन जो दुकानदार रहता है उसके पास बहुत बड़ा स्टॉक रहता है, तो उसको डिस्काउंट में देगा। तो ये जो काम रहता है ये कौन करता है, कंपनी वाला मालिक करता है क्या, हर एक जगह पे जाके, नहीं। उसको क्या ज़रूरत होती है, मीडिएटर की, एक ऐसे आदमी की ज़रूरत होती है कि वो जाके हर एक दुकान में दे के आए। अभी एक आदमी नहीं, अभी बहुत जगह पे बहुत आदमी रहेंगे, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए एक आदमी बोला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, ये मीडिएटर रहेगा। ठीक है, ये मीडिएटर को क्या करना पड़ेगा, इसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, कि मैं
तुम मतलब वो क्या बोलेगा कि ठीक है मैं इतने पैकेट्स बना देता हूँ, तुम बेच के दिखाओ तो उतना तुमको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो वो मीडिएटर पर रहेगा कि उसको कहाँ कहाँ पे बेचना है, तो वो खुद जाके बेचेगा। ठीक है, तो ये हो गया मीडिएटर का काम। तो ये क्या हो गया, वन साइडेड हो गया। मतलब ये क्या कर रहा है, कंपनी वाला उसको पैसे दे रहा है कि ये इतने पैसे में दे सकता हूँ तुझे कमीशन, तो तूने इतने अगर बिस्किट्स बेच डाले तो मैं उतना तुमको कमीशन दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे मीडिएटर का काम। तो ये कमीशन आपको समझ में आ गया। एक हो गया वन साइडेड कमीशन, और ये पहला वाला जो था वो डुअल कमीशन वाला था, मतलब बायर भी दे रहा है और सेलर, दोनों साइड से उसको पैसे मिल रहे हैं। अभी है आपका रिबेट। अभी देखते हैं रिबेट होता क्या है। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया है टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे कुछ दिया है कि ऑर्गेनाइजेशंस लाइक खादी, ग्रामोद्योग, हैंडलूम शॉप्स, हैंडीक्राफ्ट, सेलिंग सेंटर्स। ठीक है, ये मैं पूरा पढ़ती हूँ फिर आपको एक एक बताती हूँ। फिर वहाँ पे क्या दिया है, बचत ग्रुप एट्सेट्रा गिव अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स। ठीक है, अभी ये जो है ग्राम उद्योग, हैंडलूम शॉप्स, हैंडीक्राफ्ट, खादी, ये आपने कभी देखा नहीं होगा। यूजुअली हम लोग मॉल्स में वगैरह नहीं देखते। ये कहाँ पे होता है, जहाँ गांव वगैरह रहते हैं, या फिर हम कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या, वहाँ की एक पहचान होती है, राइट। जैसे कि यहाँ पे पैठनी अगर आप बोलोगे तो येवला में जाएंगे आप, तो वहाँ पे क्या रहेगा, जो पैठनी रहेगी वो फेमस है वहाँ के। तो वहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे घरों में ना ये पैठनी बनाई जाती है हाथों से, या फिर जो चरखे पे या फिर कुछ अलग से हैंडमेड जो बनाया जाता है ना, तो वो वहाँ पे रहता है। ये मैंने पैठनी का एग्जांपल दिया। ऐसे अलग अलग यहाँ पे जो खासियत होती है, वो खासियत के लिए ना ये छोटे छोटे घरों में वो खुद का बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे वो वही दिया है कि ये अगर ये खादी है तो यहाँ पे हैंडलूम शॉप्स हो गए, या फिर हैंडीक्राफ्ट सेलिंग सेंटर्स हो गए, या फिर बचत ग्रुप। अभी बचत ग्रुप कहाँ क्या होते हैं, ये अभी अभी निकला है। बचत ग्रुप क्या होता है, जो हाउस वाइफ्स रहती है, जो जॉब नहीं करते। हाउस वाइफ मतलब क्या, जिनके जो मदर है वो जॉब नहीं करती, वो हाउस वाइफ हो गई। ठीक है, ये तो ये क्या करती है कि 4-5 या फिर जितने भी उनके ग्रुप है, 10-12 का ग्रुप करेंगी, और उनका ग्रुप का क्या होगा, बचत ग्रुप होगा। वो बचत ग्रुप क्या करेंगी, कुछ तो भी प्रोडक्ट बनाएगी ग्रुप से। ठीक है, प्रोडक्ट बनाएगी या फिर कुछ सर्विस देगी, उससे क्या बोला जाता है, बचत ग्रुप रहता है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर 12 लेडीज़ हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हमको जो है चॉकलेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो वो होममेड चॉकलेट्स बनाएगी। ठीक है, तो वो क्या करेगी, अभी उतना मटेरियल के लिए उनके पास खुद का पैसा तो नहीं होगा, तो वो क्या करेगी, बैंक से लोन लेगी, वो पैसा उठाएगी, वो सारे चॉकलेट्स बनाएगी। अब ये चॉकलेट्स बेचने के लिए ये जो है उनको अभी मेहनत करनी पड़ेगी कि कहाँ पे बेचे। तो इसके लिए क्या करता है ना, गवर्नमेंट जो है इनको सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करता है कि वो बोलता है कि ठीक है, आपके चॉकलेट अगर आपको बेचने हैं ना, तो आप इतना डिस्काउंट में बेच डालो। तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट जो है बोलती है कि ठीक है आप डिस्काउंट दे दो, उतना जो डिस्काउंट में आप देंगे, वो डिस्काउंट जो होगा वो अगर लॉस में है या फिर कुछ भी है, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट बियर करेगी वो कॉस्ट। अभी इजी भाषा में मैं बताती हूँ कि अगर मेरा ये पेन है, मुझे ये बेचना है 100 रुपीज़ में। ठीक है, ये मैंने खुद से हाथ से बनाया है पेन, अभी ये मुझे 100 रुपीज़ में बेचना है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि ठीक है आप डिस्काउंट में बेचो। तो मैंने 20% डिस्काउंट में बेचा, लेकिन मेरा तो क्या हो गया, ये मैंने हाथ से बनाया, इतना मेहनत से बनाया, 100 रुपीज़ मेरी इसकी प्राइस है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है कि 20% में बेचो। ठीक है, तो मैं ये 20% में बेचूंगी, लेकिन ये जो 20% लॉस रहेगा, ये क्या करेगा, गवर्नमेंट मुझे देगा। कि ठीक है आप ये किसके लिए दे रहा है, मुझे, मेरे सपोर्ट के लिए, कि आगे जाके मैं और ये पेन बनाऊँ और कस्टमर के साथ जाऊँ और ये बिज़नेस बड़ा कर सकूँ। तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, रिबेट बोलते हैं। ठीक है, तो आगे क्या बोला है कि फॉर एग्जाम्पल एट अ टाइम ऑफ गांधी जयंती द खादी टेक्सटाइल गुड्स आर डिस्काउंटेड फॉर प्रमोटिंग खादी। तो गांधी जयंती पे क्या होता है कि जो चरखे पे खादी जो बनाया जाता है, मतलब ये गांधी जी चरखा यूज़ करते थे ना जो कपड़े बनाने के लिए। तो गांधी जयंती के टाइम पे ये क्या करेंगे कि खादी टेक्सटाइल के लिए, मतलब खादी कपड़े के लिए कुछ डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, ताकि वो प्रमोट कर सके खादी के लिए। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला है। एट सच अ टाइम द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज़ कंपेंसेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये कंपेंसेटेड जो है, ये वैल्यू क्या है, जो गवर्नमेंट उनको जो डिस्काउंट दिया है वो रिकवर करने के लिए, कि गवर्नमेंट खुद के जेब से वो देगा। ठीक है, तो ये इसका कंपेंसेट का मीनिंग होता है।
दिस मॉनेटरी कंपेंसेशन इज़ नोन एज रिबेट। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिबेट बोलते हैं। तो रिबेट इन जनरल क्या होता है, जो गवर्नमेंट सपोर्ट करता है उस टर्म के लिए हम लोग रिबेट यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बाद में बस उन्होंने यही बोला है कि इंडिविजुअल्स हैविंग इनकम अप टू सर्टन लिमिट आल्सो रिसीव सम डिस्काउंट ऑन देयर पेएबल इनकम टैक्स, दिस डिस्काउंट इज़ नोन एज रिबेट। ठीक है, कि अगर क्या करता है ना गवर्नमेंट, अभी कि आपकी अगर इनकम 12 लाख है, अभी तो 12 लाख किया है, 12 लाख या 13 लाख ऐसा है, तो आपसे वो क्या करती है, इनकम टैक्स लेती है। अगर आपकी कम भी इनकम है तो एट सर्टन लिमिट वो क्या करती है कि कुछ डिस्काउंट देती है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि अल्सो डिस्काउंट टू देयर पेएबल इनकम टैक्स, कि अगर आपने आपकी इनकम है 12 लाख, लेकिन आपने क्या किया कि हाउसिंग लोन ले लिया, या फिर कुछ ऐसे लोन्स भी रहते हैं, तो अगर वो वैसे लोन लिए तो आपको क्या होता है, इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल जाती है कि ठीक है आपका लोन वगैरह है ना, तो आपका इनकम टैक्स कम लगेगा। तो ये भी क्या हो जाता है, रिबेट होता है कि आपने कुछ लोन लिया है या फिर आपने ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट की है, उस वजह से क्या होता है, आपका टैक्स बच जाता है, गवर्नमेंट आपको वापस देती है, वो एक्स्ट्रा वाला जो टैक्स आपका कट रहा था वो आपको वापस देती है कि इतना टैक्स आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, रिबेट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 9.2। तो इसमें जो है 9.2 के अभी क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस किसके रहेंगे, आपके कमीशन एंड रिबेट के। तो अभी है प्रैक्टिस सेट 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे क्या लिखा है, जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ऑफ ₹4,500 फॉर अ पब्लिशर। तो यहाँ पे जॉन ने क्या किया, एक पब्लिशर से 4,500 की जो बुक्स थी वो सेल करने में हेल्प की। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया कि 4,500 की बुक्स जो है सेल की पब्लिशर की। तो उसने क्या किया कि फिर फॉर दिस ही रिसीव्ड 15% कमीशन। तो इस काम के लिए उसको कमीशन कितना मिला, 15% मिला, क्योंकि उसने वो बेचने में हेल्प की। सो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो बॉक्सेस दिए हैं यहाँ पे आपको फिल करना है। तो अभी आपको ये पता चल गया कि उसने कितने रुपीज़ की बुक सेल की, पब्लिशर की 4,500 की, उस पर उसको कमीशन कितना मिला, 15%। तो जो कमीशन रहता है वो हमेशा क्या रहता है हमारा, इस पे डिसाइड करता है कि उसने कितने अमाउंट का बेचा। ठीक है, तो वो लॉस में रहे या प्रॉफिट में रहे, कुछ भी रहे, जो वैल्यू उसने बेची उस वैल्यू पे वो क्या करता है, परसेंटेज निकालता है कमीशन का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें क्या आएगा आपका, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स क्या है, 4,500 क्वेश्चन में ही दिया है, तो इसमें कुछ दिमाग लगाना है क्या, नहीं लगाना है। और रेट ऑफ कमीशन पूछा है, तो रेट ऑफ कमीशन कितना है हमारा, रेट मतलब क्या, परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या दिया है आपको, 15%। ये दो वैल्यू तो गिवन है, तो दो बॉक्सेस तो ऐसे, मतलब एक मार्क तो ऐसे मिल गया आपको। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट बॉक्सेस देखते हैं। तो नेक्स्ट बॉक्सेस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, कमीशन ऑब्टेन्ड। तो कमीशन ऑब्टेन्ड में क्या आएगा, यहाँ पे रहेगा 15। ठीक है, 15% है, तो डिवीजन में 100 और मल्टीप्लाई 4,500। कमीशन का मीनिंग क्या होता है, जितने पैसे में मैंने उसको बेचा उस पे ही परसेंट निकाल के कमीशन निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स थी ये 4,500 थी, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कमीशन ऑब्टेन्ड मतलब क्या कि 15% ऑफ 4,500, ये है आपका कमीशन ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो कमीशन ऑब्टेन्ड क्या है हमारा, 15% ऑफ 4,500। ठीक है, ये मैंने लिख के इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ओरली नहीं समझ में आएगा। तो 15% को क्या लिख सकते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4,500। ठीक है, ये लिख लिया। अभी यहाँ पे क्या है, कमीशन निकालना है, मतलब यही कमीशन ऑब्टेन्ड कितना है, तो ये कैलकुलेट कर लेते। तो यहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अभी 45 इंटू 15 करना पड़ेगा, तो कर लेते कैलकुलेट। 675। ठीक है, तो ये आएगा आपका 675 रुपीज़। ठीक है, 675 रुपीज़। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारा 675।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, वो भी बहुत इजी था। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है हमारा। तो ये सॉल्यूशन में इतना जो है कैलकुलेशन लिख सकते हैं आप दिखाने के लिए कि कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है आपको, रफ़ीक सोल्ड फ्लावर्स। ठीक है, रफ़ीक ने क्या किया, फ्लावर्स बेचे, कितने रुपीज़ के, 15,000 रुपीज़ के। तो आपका जो कमीशन रहेगा वो 15,000 पे ही डिसाइड होगा। ये तो दिमाग में रख लो, जितना भी प्राइस दिया रहेगा इतने वर्थ का उसने बेचा, तो वो जो फाइनल प्राइस रहेगी उसी पे कमीशन डिसाइड रहेगा। ठीक है, बाद में क्या लिखा है, बाय गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट। ठीक है, तो उसने क्या किया कि रफ़ीक ने जो थे 15,000 रुपीज़ के उसके ही फ्लावर्स थे, वो उसने बेचे, किससे बेचे, एजेंट से बेचे। ठीक है, तो एजेंट को कितना दिया उसने कमीशन, 4% कमीशन देके वो फ्लावर्स बेचे। ये बोला है फाइंड द कमीशन ही पेड, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक। ठीक है, तो अभी एक 1 बाय 1 देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर्स वो कितना है हमारा, ₹15,000। ठीक है, और क्या बोला है, रेट ऑफ कमीशन दैट इज इक्वल टू 4%। ठीक है, तो अभी हमको क्या बोला है, कमीशन ही पेड, मतलब क्या, कमीशन कितना आपको पे करना पड़ा। अभी ये तो परसेंटेज में है, परसेंटेज में क्या समझ में आता है। ठीक है, तो बाद में क्या होगा, क्या लिखेंगे आप, कमीशन ऑब्टेन्ड कितना आएगा आपका, 4% ऑफ 15,000। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 4% मतलब क्या, 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 15,000। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 600 रुपीज़। तो ये जो 600 रुपीज़ क्या आ गया आपका, एजेंट को जो मिलेगा कमीशन से, तो ये आपका कमीशन ऑब्टेन्ड आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल क्या आ जाएगा, देयरफॉर कमीशन ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू ₹600। तो ये आपका रहेगा फाइनल कमीशन। ठीक है, तो ये आपका फाइनल कमीशन रहेगा। ठीक है, तो अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट आपको जो है सेकंड पार्ट क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द रफ़ीक। ठीक है, रफ़ीक ने तो क्या किया कि 15,000 में फ्लावर्स तो बेच दिए, किससे मदद से, एजेंट से मदद से, लेकिन रफ़ीक को एक्चुअल में पैसे कितने मिले। ठीक है, 15,000 के तो फ्लावर्स उसने बेचने को बोले, तो अभी 15,000 से माइनस करेंगे हम लोग 600, तो वो एक्चुअल में क्या रहेगा, अमाउंट रहेगा जो रफ़ीक रिसीव करेगा। ठीक है, सो देयरफॉर अभी क्या आएगा, अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 15,000 माइनस 600। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 15,000 माइनस 600 कितना 4,400 आएगा। ठीक है, रुपीज़। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, अमाउंट रिसीव्ड बाय रफ़ीक कितना है, 14,400। ठीक है, तो जो 15,000 उसने फ्लावर के लिए बेचे थे, तो उससे उसने 600 रुपीज़ जो है एजेंट को दे दिए, तो उसके पास बचे कितने, 14,400। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, तो ये अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन्स फॉर ₹9,200 रुपीज़ थ्रू एन एजेंट। अभी एक फार्मर ने 9,200 रुपीज़ के क्या किए, जो उसके पास अनाज था, फूड ग्रेन्स थे, वो बेचे, किससे बेचे, एजेंट से बेचे। ठीक है, ये दिया है, द रेट ऑफ कमीशन वॉज 2%। तो जो एजेंट को मिलेगा वो कितना रहेगा, 2% मिलेगा। ठीक है, ये डिसाइड हो गया। देन हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट, मतलब क्या, कमीशन का जो अमाउंट है वो कितना है इस केस में। तो यहाँ पे सॉल्यूशन ये भी बहुत इजी है। तो पहले क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस। ठीक है,
तो सेलिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन लिख सकते हैं हम लोग, फूड ग्रेन दैट इज इक्वल टू ₹9,200। ठीक है, ये हो गया। फिर बाद में क्या लिखेंगे, रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन कितना है हमारे पास, 2% है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, बस जो कमीशन है वो एजेंट को कितना मिला अमाउंट में, तो क्या लिखेंगे फिर, देयरफॉर 2% ऑफ 9,200 विल बी योर फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब लोग, अभी हम लोग अमाउंट वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। अमाउंट डिड द एजेंट गेट इज इक्वल टू 2% ऑफ 9,200। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2% मतलब कितना, 2/100 इंटू 9,200 ये आ जाएगा। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 8। ठीक है, रुपीज़। तो इतने रुपीज़ क्या हो गए, एजेंट को मिलेंगे। सो देयरफॉर कमीशन वॉज गिवन टू एजेंट या फिर 184 रुपीज़ कमीशन was given to एजेंट। ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो 3 हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी 4 देखते हैं, 4 में क्या दिया है आपको, ये शायद अभी ये जो है रिबेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है उमा ताई परचेस्ड द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द खादी भंडार। ठीक है, उमा ताई ने क्या किया, खादी भंडार से कुछ चीज़ें खरीदी। तो अभी देखते क्या क्या खरीदी उमा ताई ने। तो फर्स्ट है आपका 3 साड़ीज़ फॉर 560 रुपीज़ ईच। 3 साड़ियाँ ली उन्होंने। तो एक साड़ी कितने की थी, उसमें से 560 रुपीज़ की थी। ठीक है, और सेकंड क्या लिया, 6 बॉटल्स ली ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज़ ईच। ठीक है, तो 6 बॉटल ली उन्होंने हनी की, तो वो ईच बॉटल कितने रुपीज़ की थी, 90 रुपीज़ की थी। बाद में क्या लिखा है, ऑन परचेज शी रिसीव्ड रिबेट ऑफ 12%। अभी यहाँ पे रिबेट यूज़ किया है प्रॉपर। तो जब भी रिबेट आता है ना, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, ऐसे समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि ऑन द परचेज शी रिसीव्ड रिबेट ऑफ 12%। हाउ मच टोटल अमाउंट डी उमाताई पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उसको 12% जो है उमाताई को डिस्काउंट मिल गया। रिबेट मतलब क्या, डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि रिबेट का दूसरा मीनिंग क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो उसको 12% डिस्काउंट मिल गया। सो हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पेड। तो अभी देखते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अभी पहले तो जो है टोटल अमाउंट लिख लेंगे, क्योंकि ये ईच है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा 3 साड़ीज़ फॉर 560 रुपीज़ ईच। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, टोटल प्राइस ऑफ साड़ीज़। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 560, क्योंकि एक साड़ी की प्राइस 360 है, तो 3 साड़ीज़ की कितनी। ठीक है, सो कितना आ जाएगा, 16 रुपीज़, 1680 रुपीज़। ठीक है, 1680 रुपीज़। और क्या है हमारे पास, बॉटल्स की भी टोटल प्राइस निकालनी पड़ेगी। सो टोटल प्राइस ऑफ हनी बॉटल्स क्या आ जाएगा, 6 × 90। तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल प्राइस ऑफ हनी बॉटल से 6 × 90 आ जाएगा, क्योंकि 6 बॉटल्स है और 90 रुपीज़ ईच है। तो 6 9 ज़ा 54, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 540 रुपीज़ आ जाएगा पूरा टोटल हनी का कॉस्ट। ठीक है, तो अभी जो है टोटल जो रहेगा वो हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, टोटल प्राइस ऑफ परचेज। ठीक है, ये निकला था उनका रिबेट से पहले। ठीक है, तो ये कितना रहेगा,
1680 प्लस 5 या फिर यहाँ पे या क्या बोल सकते कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं आप, ठीक है, या फिर मार्क प्राइस भी लिख सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस लिख लेते। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, जो भी बेसिक प्राइस जो थी, मार्क प्राइस वगैरह जो टैग में थी, वो उसी का हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है जो डिस्काउंट से पहले है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 0 2 ठीक है 2220 रुपीज़ आ गया ये हमारा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ परचेस। सो देयरफॉर अभी जो है कॉस्ट प्राइस है उस पर ही रिबेट लगेगा, ठीक है, डिस्काउंट किस पे मिलेगा, जो फाइनल वैल्यू उस पर ही रहेगा, ठीक है। सो देयरफॉर रिबेट कितना आ जाएगा 12% ऑफ 2220, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 12% आपको रिबेट बोला है, तो 12% मतलब कितना 12 डिवाइडेड बाय 100 2220, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो अभी ये पॉइंट में आ रहा है। तो ये न्यूमरेटर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 100 ये आ जाएगा, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा रिबेट 266.4। तो ये एक पॉइंट छोड़ के ही मैंने डेसिमल पॉइंट लिखा है, ठीक है। तो ये जो आया आपका रिबेट आया, ठीक है। यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट जाएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे कितना है 0, एक 0 है, तो ऊपर डेसिमल पॉइंट एक के ही पीछे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो अभी जो है हमारा जो उमाताई ने कितना पे किया, अभी उमाताई कितना पे करेगी, रिबेट माइनस करके पे करेगी, ठीक है। तो उसको वो रिबेट मतलब क्या है, डिस्काउंट मिला है। सो देयरफॉर उमाताई पेड इज इक्वल टू 2220 माइनस 266.4, ये लिख सकते हो, क्योंकि ये मेरा टोटल प्राइस आया था जो टैग मार्क प्राइस था, और फिर ये क्या हो गया हमारा डिस्काउंट मिला उसको उमाताई को, तो ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2220 माइनस 2666.4। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 0, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो 11 माइनस 6 इज़ 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1, 11 माइनस 2 इज़ 9, 1953.6 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। उमाताई ने कितने पे किए 1953.6 आफ्टर रिबेट। तो ये रिबेट क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो जिनसे उन्होंने ख़रीदा था, ठीक है, खादी भंडार से, तो खादी भंडार क्या करेगी, जितना भी रिबेट मिला है वो क्या करेगी, वो खादी भंडार वाले को दे देगी गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, अभी यहाँ तक रुकते हैं। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।